मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, जो आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस प्रकरण पर या जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण विषय है। वो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और निबंध की अगर मैं बात करूं तो निबंध जो है, चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश हो, किसी में भी जो है निबंध बहुत ही अनिवार्य होता है। और कंपटीशन की दृष्टि से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जब हम मेंस के एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो वहां पर निबंध काफी पेपर होता है, तो वहां पर भी इसकी आवश्यकता बढ़ती है। और विद्यार्थियों के लिए तो जो है एक साहित्य के रूप में, चाहे हो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें निबंध की जो है काफी महत्ता होती है। तो उसी पर जो है मैं आज एक निबंध पर ही वीडियो बनाने जा रहा हूं कि निबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से इसके अंग हैं, और किस प्रकार से एक अच्छा निबंध को लिखा जा सकता है, क्या सावधानियां उस निबंध को लिखते समय जो है हमें बरतनी चाहिए, और एक अच्छा निबंध, सुसंगठित निबंध या क्रमबद्ध तरीके से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी पर मेरा आज का विवेचन है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, जिससे निबंध वाले विषय पर, प्रकरण पर आपको काफी लाभ होगा। तो आइए दोस्तों, देखें निबंध को हम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, आज जो है निबंध के बारे में पढ़ेंगे। निबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो निबंध को समझने से पहले जो है निबंध क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। निबंध जो है साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखा जाता है। पद्य में छंद, लय, अलंकार, रस विधान इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि गद्य साहित्य का वह रूप जिसमें इन नियमों के आधार पर लेखन की बाध्यता नहीं होती है दोस्तों, बल्कि इसमें तथ्यों एवं विचारों को बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध इसी गद्य साहित्य की एक विधा है। कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्ट इत्यादि गद्य के अंतर्गत आने वाली जो है दोस्तों लेखन की अन्य विधाएं हैं, जिनमें कथा वस्तु की प्रधानता होती है, जबकि निबंध में कथा वस्तु की नहीं बल्कि विषय वस्तु की प्रधानता होती है। तो ये तो एक निबंध क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा करी। और अब जो है निबंध की परिभाषा को हम देखते हैं। निबंध नि और बंध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका तात्पर्य है नियमों से बधी हुई गद्य रचना या लेख। हिंदी के शब्द निबंध को अंग्रेजी में ऐसे का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अर्थ होता है विषय विशेष पर एक छोटा लेख दोस्तों, किंतु यह जरूरी नहीं है कि किसी विषय पर लिखा गया कोई निबंध छोटा ही हो। यह अति विस्तृत भी हो सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे विस्तृत गद्य रचना जो सारगर्भित न हो और जिनमें जो है विचारों की क्रमबद्ध रूप में प्रकट न किया गया हो, तथा जो बीच बीच में जो है दोस्तों अपनी विषय वस्तु से भटक गया हो, उसे निबंध संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक सामान्य निबंध में शब्दों की संख्या 500 से लेकर के 1000 तक हो सकती है। 1000 से 3000 शब्दों वाले निबंध को हम दीर्घ निबंध कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने जो है दोस्तों निबंध शब्द की व्याख्या अलग अलग प्रकार से दी है। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रचना निबंध है, जबकि उनकी यह व्याख्या प्रत्येक स्थिति में सार्थक नहीं कही जा सकती। यह विचार की स्वतंत्रता तक तो ठीक है, किंतु इन विचारों की प्रस्तुति यदि क्रमबद्ध या प्रभावशाली ढंग से न की गई हो दोस्तों, तो निबंध पाठक पर अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाता। और सार्थकता एवं प्रभावत्मकता की दृष्टि से गद्य के रूप में विचारों की क्रमबद्ध एवं सार्थक प्रस्तुति को ही निबंध की संख्या दी जा सकती है दोस्तों। इस प्रकार किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध रूप से इस तरह प्रकट किया गया हो जिससे क्या हो दोस्तों, उस विषय वस्तु की विस्तृत अथवा सारगर्भित जानकारी मिलती हो, तो क्या है, निबंध कहलाता है। अब निबंध लेखन के महत्व के बारे में थोड़ा जानेंगे या थोड़ा बताने का प्रयास मैं करता हूं।
मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के मौखिक अथवा लिखित रूप का सहारा लेता है। दोस्तों, विचारों को बोलकर व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल एवं इन्हें लिखकर व्यक्त करने को लेखन कौशल कहा जाता है। दोस्तों, इन्हीं अभिव्यक्ति कौशल से मनुष्य व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति या कौशल में माहिर हो, जैसा कि वह एक वक्ता हो वह किसी लेखक की तरह जो है दोस्तों लेखन कौशल में माहिर हो, इसी तरह से एक अच्छा लेखक, अच्छा वक्ता हो। यह भी आवश्यक नहीं, किंतु सामान्य रूप से एक शिक्षित मनुष्य से यह आशा अवश्य की जा सकती है दोस्तों कि वह भले ही एक अच्छा वक्ता या लेखक न हो, पर मौखिक ही नहीं, लिखित रूप में भी जो है अपने विचारों को भली भांति अवश्य अभिव्यक्त कर सकेगा। किसी व्यक्ति के लेखन कौशल की जांच के लिए सामान्यतः दोस्तों पत्र लेखन एक निबंध लेखन का ही सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन से किसी विषय पर व्यक्ति की सोच की पूरी जांच संभव नहीं है, जबकि निबंध लेखन द्वारा जो है न केवल व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव, सोच एवं भावना का पता लगाया जा सकता है दोस्तों, बल्कि साथ ही साथ उसके लेखन कौशल की परीक्षा भी हो जाती है। इस तरह निबंध जो है दोस्तों निबंध का माध्यम जो है काफी हद तक किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसलिए निबंध को व्यक्ति की सोच व व्यक्तित्व का आईना कहा जाता है। और सबके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो है अकादमिक परीक्षाओं में भी बेहतर सफलता के दृष्टिकोण से जो है निबंध लेखन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके नियमित अभ्यास से जो है व्यक्ति के अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रकट करने की क्षमता विकसित होती है। तो ये कहीं न कहीं जो है एक महत्वपूर्ण है पत्र लेखन का महत्व। और कुछ निबंध के अंग भी होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे सामान्यतः के रूप में देखें तो 3 प्रकार के निबंध के अंग होते हैं। पहला है परिचय, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है उपसंहार। अब परिचय में क्या होता है दोस्तों, इस भाग में निबंध की क्या होती है, विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है। जिस निबंध को हम लिख रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं, उसकी विषय वस्तु का परिचय देना होता है। इसमें पाठक यानी पढ़ने वाले को निबंध के अगले भागों को जो है समझने में आसानी होती है। दूसरा है मध्य भाग। इस निबंध का शरीर अथवा मूल भाग भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन जो है इसी भाग में किया जाता है। अतः जो है दोस्तों विषय प्रसार भी कहा जाता है। यह निबंध सर्वाधिक विस्तृत भाग होता है। और तीसरा जो लिखा हुआ है उपसंहार या निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें जो है इसका सार होता है। निबंध का जिस टॉपिक पे या जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका सार जो है उपसंहार के अंतर्गत आता है। अब आगे जो है दोस्तों निबंध की प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और निबंध के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पहला वर्णनात्मक निबंध है, दूसरा विश्लेषणात्मक है, तीसरा विचारात्मक निबंध है, चौथा भावात्मक निबंध और पांचवा ललित निबंध। अब थोड़ा इनको भी जानना चाहेंगे, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। वर्णनात्मक निबंध दोस्तों इसमें विषय वस्तु की सामान्य वर्णन होता है। इस प्रकार के निबंध लेखन के दृष्टिकोण से सरल होते हैं दोस्तों, जैसे पर्व हो गए, त्योहार हो गया, या स्थान या व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष इत्यादि पर आधारित ये निबंध इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। दूसरा जो है विश्लेषणात्मक निबंध। ऐसे निबंध में विषय वस्तु का विश्लेषणात्मक विवरण होता है। उन्हें विवरणात्मक निबंध भी कहा जाता है। इनमें तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के माध्यम से ज्ञानवर्धक पर जोर दिया जाता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर आधारित निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है दोस्तों विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंध दोस्तों विषय वस्तु के पक्ष विपक्ष, नकारात्मक सकारात्मक, लाभ हानि इत्यादि का वर्णन होता है। जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी एवं अन्य विवादास्पद विषयों पर आधारित निबंध इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसी साहित्यिक रचना पर समीक्षात्मक निबंध भी विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों कि किसी रचना की समीक्षा को समीक्षात्मक निबंध की संख्या नहीं दी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी में हम देखें चौथा निबंध है भावात्मक निबंध। किसी सूक्ति, कथन, विचार यदि विषय वस्तुओं पर लिखे गए निबंध भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जो है दोस्तों पराधीन सपने हो सुख नाही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
अथवा ऐसे अन्य सूक्तियों पर लिखे गए जो निबंध हैं उन्हें चिंतन प्रधान निबंध भी कहा जाता है, क्योंकि लेखक अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर जो है दोस्तों विषय वस्तु के बारे में चिंतन कर अपने विचारों का निबंध को रूप देता है। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, जैसे कल्पना प्रधान निबंध भी जो है भावात्मक निबंध के श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। उसी में हम आगे देखें तो ललित निबंध, कुछ निबंध भाषा शैली, वाक्य रचना, अलंकार, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग द्वारा जो है इस तरह लिखे जाते हैं दोस्तों, जिसके जो है पाठनीयता एवं प्रभाव उत्पकता ही नहीं बल्कि भाषा सौंदर्य में भी जो है पाठक या पढ़ने वाले को जो है आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसे निबंध को हम ललित निबंध कहते हैं। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक इन सभी प्रकार के निबंधों को ललित निबंध के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, यदि लेखक का भाषा एवं रचनात्मक लेखन पर पर्याप्त अधिकार हो तो ये महत्वपूर्ण जो है ललित निबंध के रूप में थे दोस्तों। अब आता है सुसंगठित निबंध की रचना कैसे करें, थोड़ा इसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। निबंध लेखन एक कला है दोस्तों। किसी अन्य कला में प्रवीण होने के लिए जिस तरह से निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्ति के निरंतर अभ्यास द्वारा ही कोई अच्छा निबंधकार बन सकता है। और सुसंगठित निबंध की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, थोड़ा इस पर भी मैं कोशिश करता हूं बताने की। किसी निबंध को सुसंगठित निबंध तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि प्रभाव, उत्पादकता एवं सार्थकता की शर्तों को भली भांति पूरा न करता हो दोस्तों। इस दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, या जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं वो विशेषताएं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं या समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे विषयानुकूल भाषा। अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जो है व्याकरण सम्मत स्पष्ट भाषा। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, सुसंगठित निबंध की भाषा व्याकरण सम्मत एवं स्पष्ट तथा वाक्य रचना गठन की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है विषयानुकूल भाषा। निबंध की जो भाषा व्याकरण सम्मत एवं स्पष्ट तो हो किंतु वह विषय अनुकूल न हो तो निबंध जो है पाठक पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाता है, यानी पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी विषय अनुकूल का ध्यान रखना आवश्यक है। वहीं आगे हम देखें विचारों में क्रमबद्धता। ये सुसंगठित निबंध जो है दोस्तों विचारों में क्रमबद्धता होती है और यही क्रमबद्धता जो है किसी भी निबंध को प्रभावी बनाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और विचारों में संबद्धता। निबंध में विचारों की क्रमबद्धता के साथ साथ जो है दोस्तों उनमें संबद्धता भी आवश्यक है। विचारों का बिखराव निबंध की महत्ता को कम कर देता है, तो इसलिए जो है उसमें विचारों की संबद्धता भी होनी आवश्यक है। वहीं आगे जो है विषय केंद्रित। निबंध का हर हाल में जो है विषय केंद्रित होना चाहिए। विषय से भटकाव किसी भी निबंध का सबसे बड़ा दोष माना जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगला है सारगर्भित, यानी निबंध जितना सारगर्भित होगा पाठक यानी पढ़ने पर जो है उसका प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। विषय के अनावश्यक विस्तार से निबंध न केवल बोझिल हो जाते हैं दोस्तों बल्कि उसकी पठनीयता यानी पढ़ने की जो वो है वो भी कम हो जाती है। उद्धरणों, काव्य पंक्तियों तथा सूक्तियों का प्रयोग जो है निबंध में प्रयुक्त विचारों का समर्थन में कवियों, लेखकों एवं महापुरुषों का कथनों, उद्धरणों एवं काव्य पंक्तियों के साथ साथ सूक्तियों का प्रयोग से न सिर्फ इसकी सटीकता बल्कि इसकी पठनीयता का महत्व भी बढ़ जाता है, यानी पढ़ने का महत्व भी बढ़ जाता है। तो बीच बीच में जो है हम सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या महापुरुषों का कथन उसमें डाल सकते हैं या फिर स्लोगन उसमें हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है निबंध जो है उसकी और विशेषता जो है एक सुसंगठित रूप में बन जाती है। अब जो है दोस्तों एक कुशल निबंध लेखक बनने का क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, तो इसमें जो है लेखन एक ऐसा कौशल है दोस्तों जिसे हालांकि निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें जो है कुछ निबंध लिखने के लिए कुछ मैं अपने तरीके से या अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूंगा। किसी भी विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर इसे निबंध के रूप दिया जा सकता है दोस्तों। इसके जो है लिए निबंध या इसके भाग के प्रकारों की पूरी जानकारी आवश्यक है दोस्तों। इस प्रकार जानकारी के बाद जो है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकने में जो है किसी भी व्यक्ति के लिए निबंध काफी हद तक आसान हो जाता है।
और दूसरा अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो किसी विषय पर लिखी गई गद्य रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित जो है विचारों का श्रृंखलाबद्ध रूप से जो है इस तरह प्रकट किया जाता है जिससे उसकी विस्तृत अथवा सारगर्भित जानकारी मिलती हो, निबंध कहलाती है। और इस परिभाषा को ध्यान रखकर जो है निबंध की रचना करनी चाहिए। वहीं जो है दोस्तों, निबंध का प्रारंभ परिचय करते समय जो है याद रखना चाहिए कि निबंध में जो है पढ़ने वालों की रुचि बढ़ने के लिए जो है इसे कैसे आकर्षक बनाया जाए, है विषय केंद्रित होना क्या आवश्यक है ना। और पढ़ने की वालों की उत्सुकता जागने के लिए जो है निबंध का जो प्रारंभ विषय से संबंधित किसी सूक्ति या उद्धरण या काव्य पंक्ति या स्लोगन से किया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और वहीं जो है निबंध की जो है पढ़ने की रोचकता, सार्थकता या भाषा की सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो है अपने विचारों को जो है दोस्तों निबंध में यथासंभव स्थान पर जो है कवि या लेखक या महापुरुषों का कथन, उद्धरण, काव्य पंक्तियां या स्लोगन या सूक्तियां का प्रयोग करें तो वो बेहतर है। और वहीं देखें किसी विषय पर जो है श्रेष्ठ निबंध की रचना के लिए जो है दोस्तों उस विषय से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और वहीं मैं बता दूं दोस्तों, अपनी अभिव्यक्ति को सजीव बनाने के लिए जो है दोस्तों लोकोक्तियां या मुहावरा का भी प्रयोग किया जा सकता है। और निबंध की भाषा का आकर्षक बनने के लिए जो है अलंकार युक्त लेखन शैली का प्रयोग किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और निबंध की रोचकता बढ़ाने के लिए जो है सीमा में रहते हुए जो है किसी व्यंग्य विनोद का पुट भी दिया जा सकता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और कुछ निबंध लेखन के दौरान जो है बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर। एक कुशल निबंध लेखक जो है निबंध लिखते समय जो है कुछ सावधानियां रखनी चाहिए है। निबंध उसी विषय पर लिखना अधिक अच्छा होता है जिसकी अच्छी जानकारी हो। अब जिसकी हमें अच्छी जानकारी होगी उस पर अगर हम लिखेंगे तो वो निबंध जो है बेहतर बनेगा। वहीं जो है किसी निबंध का प्रारंभ विषय वस्तु परिचय से कराना चाहिए, उसके बाद उसका आवश्यकता अनुसार वर्णन कर अंत में उपसंहार लिखना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। और दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा इनकी आवश्यक आवृत्ति से बचना चाहिए, यानी बार बार आवृत्ति न हो तो अच्छा है। और वहीं जो है वाक्य विन्यास ठीक रखते हुए जो है विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए, ये सावधानी भी हमें बरतनी चाहिए। व्याकरण सम्मत स्पष्ट भाषा का प्रयोग भी हम कर सकते हैं दोस्तों। और निबंध की भाषा शैली जो है सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और विषय अनुकूल रखी जाए तो वो अच्छा है। और वहीं अगर हम आगे सावधानियां के रूप में अगर हम देखें तो लंबे लंबे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग के यथासंभव से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भाषा प्रवाह को बाधा पहुंचाती है और निबंध की अस्वाभाविक लगने लगते हैं, तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए। निबंध का आकार जो है दोस्तों न बहुत छोटा हो और न बहुत ही लंबा होना चाहिए, है ना। और सभी विचारों को पूर्णता के साथ जो स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और मध्य भाग लिखते समय जो है दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे अनुच्छेद में ही एक भाव हो, विभिन्न अनुच्छेदों को या भी विचारों की भांति सही क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और विषय वस्तु का वास्तविक प्रसार मध्य भाग में ही करना चाहिए। और निबंध का सारांश उपसंहार में लिखना चाहिए तथा उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम वाक्य के साथ जो है निबंध की पूर्णता का आभास हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता रखनी चाहिए। जैसा किसी महापुरुष पर निबंध को यदि उनकी मृत्यु से शुरू किया जाए तो उसे कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है ना, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और उनका परिचय, उनके प्रारंभिक जीवन, उनके कार्य, उनका योगदान इत्यादि का वर्णन अगर आप तरीके से करते हैं तो फिर ये निबंध कहीं ना कहीं जो है क्रमबद्धता के रूप में दिखाई पड़ता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता के साथ साथ जो है विचारों की संबद्धता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है ना। और विषयांतर पर निबंध का सबसे बड़ा दोष माना जाता है और निबंध लिखते समय जो है सदा विषय केंद्रित रहना चाहिए। और कोई भी निबंध जितना सारगर्भित होगा है उतना ही जो है पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। विषय के अनावश्यक विस्तार से जो है निबंध न केवल बोझिल हो जाता है दोस्तों, बल्कि पढ़ने वाले की रुचि भी जो है इसमें कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम निबंध का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि निबंध को आप कैसे लिखें, कैसे उसमें जो है सावधानियां होनी चाहिए, क्या उसकी परिभाषा हो सकती है, कितने उसके अंग हैं। तो अगर ये निबंध पर जो वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और साथ में कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।